मैं कहता हूं कि इनके पास कोई भी प्रमाण है तो ये क्रिमिनल कोर्ट में चले जा सकते हैं। इनके पास तो माजिद मेमन जैसे बड़े लॉयर भी है, परंतु जिस व्यक्ति का कोर्ट ने बार बार बेल रिजेक्ट किया है, स्टार्टिंग की कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया नवाब मलिक का बेल, आज भी सचिन सावंत जी से पूछिए कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। वैसे तो ये पूरे देश में सभी मंत्री मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते फिरते हैं, परंतु जिस व्यक्ति का उनके साथ फाइनेंशियल संपर्क है, जिन्होंने मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, आज कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे रही है जिसने मुंबई के लोगों को, भारत के लोगों को आतंकी हमले में दाऊद के साथ मिलकर दहलाने का काम किया। मैं सोचता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है शिवसेना की। आज आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी होते तो उनके मन को कितना पीड़ा और दर्द होता कि आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों का इस्तीफा भी उनके सुपुत्र ले नहीं पा रहे हैं। सचिन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप बहुत गंभीर हैं और जिससे संपर्क की बात की जा रही है, संबंधों की बात की जा रही है, तो ये एक बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि 30 साल पुराना केस निकालने की वजह पूरे देश की जनता जानती है। दूसरी ओर ये दाऊद इब्राहिम के बारे में ये जो कोई अभी प्रवचन देने की कोशिश शहजाद जी कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी और उसका टेरर फंडिंग की जो कंपनियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 20 करोड़ रुपया ये डोनेशन दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी टेरर फंडिंग की पार्टनर नहीं हुई? और उसी तरह से रियाज भाटी के कितने साथ में संबंध थे ये भी हम जानते हैं। किस तरह से दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों की शादी में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे, उसके बारे में जाते, कब इस्तीफा इन्होंने लिया। लेकिन आज ये जो मामला है पूरी तरह से राजनीतिक है, उसको रंग देने की कोशिश हो रही है। मैं ये समझता हूं कि ये पीएमसी घोटाला जो है या जो दाऊद इब्राहिम के साथीदारों की प्रॉपर्टी के साथ में जो रिश्ते हैं कंपनी के, उनके साथ में डोनेशन लेना है, भारतीय जनता पार्टी की पहली जांच करनी चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, लेकिन वो नहीं करेंगे। अफसोस की बात है, क्योंकि देश की सरकार सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही नकेल कसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी आवाज बंद होनी चाहिए। यही है, लोकतंत्र के लिए एक इतना बड़ा खतरा है, ये देश की जनता जाने कि किस हालात से हम गुजर रहे हैं। शहजाद, एक बार फिर से लोकतंत्र पर खतरा, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। देखिए, जब भी कानून सम्मत, संविधान सम्मत कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, तो कांग्रेस कहती है कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, मतलब आतंकवाद पे कार्रवाई, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इकबाल मिर्ची का तो बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रफुल्ल पटेल के साथ है, उसकी तो ईडी में जांच भी चल रही है, उसमें तो बहुत सारे कार्रवाई भी हो चुकी है। तो ये सीधा सीधा एक तरीके से निशाना एनसी पर साध रही है कांग्रेस पार्टी। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पास एक भी भारतीय जनता पार्टी ने डोनेशन लिया, उसके बारे में बात पूछना चाहता हूँ। आप तो बहुत एक पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहता हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने डोनेशन लिया है डायरेक्ट। 20 करोड़ के डोनेशन की चर्चा कर रहे हैं शहजाद। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सचिन सावंत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक भी बात मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप मेरे सम्मानित मित्र भी हैं। मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, इतना गंभीर आरोप जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है नवाब मलिक को, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो कुछ गिने चुने राष्ट्रवादी होंगे भी कांग्रेस पार्टी में, जैसे आप है, शिवसेना में है, वो आज भी उद्धव ठाकरे को इस्तीफा मांगने से मना कर रहे हैं। नवाब मलिक को इस्तीफा तब तक क्यों नहीं दे देना चाहिए जब तक कि वो पाक साफ साबित नहीं होते। कोर्ट ने उनकी बेल मना की है, कोर्ट ने प्रिमा फेसाई कहा है कि इनके खिलाफ आरोप है, इसलिए जेल में रहेंगे। आज भी उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, मतलब ये कितना बड़ा दबाव शिवसेना पर किसके प्रति है, किसके तरफ से है, मुझे नहीं पता। आप ही बता पाएंगे कि दाऊद के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करने वालों को वो इस्तीफा नहीं ले पा रहे उद्धव जी, तो किसका हाथ है ये उनके ऊपर इस प्रकार से दबाव का? सचिन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए। नहीं, पहले तो ये पूरी तरह से हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि गए 2 साल से किस संघर्ष से महाराष्ट्र की राजनीति जारी है और किस तरह से डेस्परेशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता को पलटने की कोशिश कर रही है। और ये धमकियां तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। ईडी की कार्रवाई किस तरह से होती है, 3 दिन पहले बताया जाता है कि इनके ऊपर रेड होगी, ये जेल में जाएगा। तो ये भविष्यवाणियां बार बार की जा रही है, किस तरह से की जा रही है, सरकार कब गिरेगी, ये चल रहा है। तो हमें पूरी तरह से ये विश्वास है कि जिस तरह की ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी कार्रवाई कर रही है, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण है। 30 साल पुराना केस जिस तरह से निकाला गया नहीं, लेकिन सचिन सावंत जी, भले 30 साल पुराना केस हो या 3 साल पुराना केस हो, अगर गलत हुआ है तो ईडी को जांच करने का अधिकार नहीं है क्या?
तो जांच तो कर ही रही है ना, हमने कहाँ रोका है, जांच कर रही है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इसको, आप कह रहे हैं ना इसको राजनीति से आप जोड़ रहे हैं। सुनिए ना, हाँ, बदले की राजनीति आप बता रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी लोग जिनके बारे में इन्होंने आरोप किए थे, वो भाजपा के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद उनके ऊपर से कार्रवाई क्यों रुकी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप किया था ना, जिनके ऊपर किरीट सोमैया हो, सभी आरोप कर रहे थे। जो नेताओं के ऊपर आरोप कर रहे थे तब वो विपक्ष में थे, जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी चुप क्यों? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन ईडी जांच कर रही है और ईडी को ये तमाम सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे, क्योंकि आखिरकार कोर्ट में फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सावंत और शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। अमित और शिवानी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अमित के पास चलते, जो दस्तावेज हमने हासिल किए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की है ईडी ने, उसके अलावा भी कई सारी जानकारियां हैं। अमित, ओवर टू यू। देखिए सौदे, मैं आपको बताऊं, ये वो कागजात है जिसमें वो तमाम डिटेल तफसील से बताई गई हैं, किस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या क्या अटैच हुआ है, किस बिना पर हुआ है। देखिए, ईडी इनिशिएटेड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दाऊद इब्राहिम एंड अदर्स ऑन बेसिस ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड बाय एनआईए। ये 3 फरवरी 2022 के एफआईआर का जिक्र हो रहा है अंडर सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी सेक्शन 17, 18, 20, 21, 38 और 40 का हवाला दिया गया है। इन द अफॉर्मेशन एफआईआर दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम देखिए, दाऊद इब्राहिम का नाम साफ साफ लिखा है, हाजी अनीस का नाम साफ साफ लिखा है। इन तमाम लोगों से ताल्लुकात की वजह से दाऊद इब्राहिम, अनीस, साथ ही साथ तमाम और भी नाम हैं, छोटा शकील, जावेद पटेल, इन तमाम लोगों से ताल्लुकात होने की वजह से ये तमाम जो प्रॉपर्टीज है अटैच की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, टाइगर मेनन का नाम भी इसमें आ रहा है, जिसकी वजह से अब इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये कार्रवाई की गई है। और अगर ये पेपर्स ऊपर करे मेरा पीसीआर तो मैं आपको दिखाऊं, इनमें तमाम ऐसी डिटेल्स लिखी गई जिसमें आप देखेंगी कि उनकी तमाम प्रॉपर्टी, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो खेती की जमीनें हो, इन तमाम चीजों को ईडी ने जब्त कर लिया है, तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लगातार ये कोशिश करते रहे इनको जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट से जमानत भी नहीं मिली। और अब ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला बनता है। कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की गई थी, ऐसे लोगों से की गई थी जो आतंकवादी थे, मुंबई हमलों में शामिल थे। ऐसे में सरकार को सिर्फ हक होता है इस तरह की प्रॉपर्टीज को जब्त करने का, खरीदने का, बेचने का, लेकिन एज अ सिविलियन वो ये काम नहीं कर सकते थे। जी अमित, बने रहिए हमारे साथ। शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ा झटका है ये नवाब मलिक के लिए। देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे केस की, नवाब मलिक के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं पीएमएलए के केस के तहत 2002 का आंकड़ा लगाया गया है। उसमें पीएमएलए सेक्शन 2A के अंडर इस पूरे केस को रजिस्टर किया गया है, जिसमें 5 अलग अलग जगहों की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो बैंड्रा की हो, वो दो कुर्ला की हो, या फिर महाराष्ट्र के एक और जगह की हो, इन सारी प्रॉपर्टीज को जब्त इस मामला में किया गया है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान जिस गोवा वाला कंपाउंड की प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरा केस बिठाया गया था कि किस तरह से 93 बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज की प्रॉपर्टीज के साथ डीलिंग हुई है नवाब मलिक की, जिसके ऊपर नवाब मलिक ने भी पास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े बड़े दावे किए थे कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगली उन्होंने खरीदी है। हालांकि इसके अंदर एक और ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, जिसने पूरी गवाही विथ डॉक्यूमेंट्स दी है कि किस तरह से नवाब मलिक द्वारा उनके ऊपर प्रेशर्स क्रिएट किए जाते थे। और ऐसे ही कई सारे इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पता चला है कि किस तरह से हसीना पारकर के इन्फ्लुएंस से, उनके नाम के दबाव के तहत जो अन्य प्रॉपर्टीज हैं, वो कुर्ला की हो या बैंड्रा की हो, उनकी जो है वो सारी डीलिंग्स ने जगह बनाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इस पूरे प्रकरण में जो एक नाम सामने आता है वो दाऊद इब्राहिम हो, हसीना पारकर हो, या दाऊद के जो भाई हैं हाजी अनीस, इन सभी के अलावा जो एक अहम नाम है वो एक महिला का है, और साथ ही साथ उनकी मां का भी नाम इसमें सामने आया है, जो कि मरियम बताई जा रही है। और आपको बता दें कि 11 करोड़ 70 लाख रुपए जो है इन दोनों ही प्रॉपर्टीज के रेंट इन्होंने बाकायदा जमा किए हैं, जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे, इलीगली इनकी लेन देन हुई थी, इलीगली इनका पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी बीच में 2 कंपनियां हैं, एक है सॉलिडिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नवाब मलिक की कंपनी बताई जा रही है, जिसके तहत ही पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। जिस तरीके से इन लोगों को इनपुट्स मिले कि आखिर ये पैसे का प्रोसेस कहां पहुंचा था, कौन इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। शिवानी, एक बार अमित का रुख करते हैं। किया गया है। अमित, अगर आप वो स्पेसिफिक पोर्शन दिखा सकें जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मुनीरा एस प्लम्बर एंड हर मदर had been
इलीगली टेकन ओवर बाय सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नवाब मलिक कंट्रोल करते हैं जिस कंपनी को, एंड हसीना पारकर जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है। उसके अलावा भी कई लोगों के नाम है। तो इसमें ये जिक्र है इस दस्तावेज में कि गैर कानूनी तरीके से मरियम और मुनीरा की प्रॉपर्टी को हथियाया गया, उसको जब्त किया गया, और उसके ऊपर जैसे शिवानी बता रही है 11 करोड़ रुपए का रेंट भी इनको मिलता रहा। जी देखिए, नवाब मलिक ने पूरी कोशिश यही की थी स्वाति कि वो इस बात को साबित कर दें कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, खरीद फरोख्त हुई, उन्होंने स्टैम्प पेपर भी दिखाया कोर्ट में। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो असल मालिक था उसका जिक्र कहीं नहीं था। ये प्रॉपर्टी जबरन कब्जा की गई, जबरन कब्जा करने के बाद नकली नामों के साथ बेची गई, स्टैम्प ड्यूटीज तय मुल्क से कम भरी गई, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी का जो पूरा अमाउंट था वो भी कम भरा गया, जानबूझकर इस जमीन को सस्ता दिखाया गया। और जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया था तब यह बात सामने आई कि जो बाजार भाव है जमीन का उससे कम के स्टैम्प पेपर पर जमीन खरीदी गई, यानी जानबूझकर पैसे बचाने के लिए, सरकारी ड्यूटी को बचाने के लिए सस्ती कीमत पर जमीन बेची गई। जो स्टैम्प ड्यूटी अदा की गई वो भी कम की गई। और जिस इलाके में जमीन है उसमें इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई स्वाति कि जो जमीन है कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम और ये जो तमाम लोग थे जिन्होंने आतंकवादी हमले मुंबई में किए, ब्लास्टो में शामिल थे, इन लोगों ने इसे जबरन हथियाकर इसे अपने नाम किया और गलत तरीके से बेचा। ऐसा किया गया, ये गंभीर आरोप लगे हैं नवाब मलिक पर, और उनकी संपत्तियों को जब्त कर दिया गया है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई ईडी ने की है, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में है, वो ये आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ एक बदले की कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और शिवानी पूरी जानकारी